क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है इफ थ्री लाइंस उनकी इक्वेशंस दे रखे आर कंकरेंट। तो जैसे लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई, ये लाइन 3 हो गई। कंकरेंट का मतलब है कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। और तीनों लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। जैसे लाइन 1 की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और ये y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और ये y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। और हमें प्रूव करना है कि अगर ये लाइंस आपस में कॉन्करेंट है m1 इंटू c2 माइनस c3 प्लस m2 इंटू c3 माइनस c1 प्लस m3 इंटू c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। यानी कि m और c में रिलेशन निकालना है, m1 m2 m3 और c1 c2 c3 में रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, p इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और जब ये p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो ये p पॉइंट इस थर्ड लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, p के कोऑर्डिनेट्स निकालो, यानी कि x y की वैल्यू निकालो, और वो p पॉइंट क्योंकि इस लाइन में लाई करेगा, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जैसे ही इसमें x और y की वैल्यू पुट करोगे तो x और y एलिमिनेट हो जाएगा और ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो y की वैल्यू m1x प्लस c1 और इधर से y की वैल्यू हो जाएगी m2x प्लस c2। इसमें x वाले टर्म एक तरफ ले आइए, तो माइनस m2x इज इक्वल टू c2 माइनस c1 और इसमें से x कॉमन निकालो तो ये m1 माइनस m2 और ये हो गया c2 माइनस c1। तो x की वैल्यू हो जाएगी c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। अब फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y हो जाएगा m1, x की वैल्यू c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 प्लस c1। तो y इज इक्वल टू m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। देखिए एलसीएम हो गया m1 माइनस m2, ये टर्म तो पूरा ऐसे ही आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इंटू c2 माइनस m1 इंटू c1, फिर c1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इंटू c1 माइनस m2 इंटू c1, ये m1 c1 कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, या इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कनकरेंसेस। c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 और m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अभी जो p पॉइंट है इसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x और y एलिमिनेट हो जाएंगे और ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो करते हैं इसको, अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ जो p पॉइंट है, p लाइज ऑन लाइन 3 ऑल्सो, तो ये थर्ड लाइन में लाई करता है, दैट इज y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। अब इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2
इज इक्वल टू m3 और x की वैल्यू हो जाएगी c2 माइनस c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 प्लस c3। अब इस पूरी इक्वेशन को प्लेन करने के लिए इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो m1 c2 माइनस m2 c1 इसको m1 माइनस m2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। m3 c2 माइनस c1 और इसको जब m1 माइनस m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c3 इंटू m1 माइनस m2। तो ये हो गया m1 c2 माइनस m2 c1 इज इक्वल टू m3 c2 माइनस c1 प्लस m1 c3 माइनस m2 c3। तो m1 वाले टर्म्स को क्लब कर लीजिए, ये m1 c2 हो गया और ये m1 c3 हो गया। तो ये हो जाएगा m1 c2 माइनस m1 c3। फिर m2 वाले टर्म्स को क्लब कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा प्लस m2 c3 और ये हो जाएगा माइनस m2 c1 और फिर इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे तो माइनस m3 और ये c2 माइनस c1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से m1 कॉमन आ जाएगा, c2 माइनस c3, फिर m2 कॉमन आ जाएगा c3 माइनस c1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस m3 और ये c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2। तो ये 3,2 से लाइंस की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, मतलब एक से ज्यादा लाइन की इक्वेशन हो सकती है। विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Find equation of line passing through the point of intersection of the lines that has equal intercepts on the axis। तो देखिए कोई लाइन है जो एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, मतलब ये लाइन है ये एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। तो अगर इंटरसेप्ट ए और बी है तो ए बी के इक्वल होगा। और ये जो लाइन है ये दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास करती है, मतलब ये वाली जो लाइन है जो रिक्वायर्ड लाइन है वो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास करती है। तो अगर हम इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि a b के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरसेप्ट इक्वल बनाते हैं, तो ये a हो जाएगा और इस पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a। इसमें सिर्फ a मिसिंग है। अब जो दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके
हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। और फिर वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, उससे ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। और फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिखें, 4x + 7y आ जाएगा। सर हाँ बेटा, सर वो -3 नहीं है सर, आप -3 लिख दिया शायद से आपने। कितना है सर वहाँ पे 2x - 3y + 1 है। तो हो जाएगा 28/13, और इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये 14/13 आ जाएगा। करेक्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया? नाउ जो लाइन 1 है, ये वाली जो लाइन है, लाइन 1 पासिस थ्रू इन सर दोनों के पॉइंट ऑफ। हाँ बेटा, सर वो +1 वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये तो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ ना मैं। अच्छा इधर, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में हो गया, इधर जाके -1। तो जो लाइन, ये फर्स्ट लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास करती है, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/13, 5/13। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हो जाएगी x की वैल्यू 1/13 और y की वैल्यू 5/13 इज इक्वल टू a। तो ये 6/13 के इक्वल होगी। तो इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 6/13, यानी कि 13x + 13y इज इक्वल टू 6। तो 13x + 13y - 6 इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 13। So that equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है, और ये एक लाइन के साथ y = mx + c के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो अभी जो 45 डिग्री वाला क्वेश्चन किया था, ये भी बिल्कुल उसी जैसा है। यहाँ पे इसका स्लोप हम निकालेंगे, इसका स्लोप हो गया m, और इसके स्लोप को हमने m' कंसिडर कर लिया। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m2 × m1 होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू m' हो गई, और m1 की वैल्यू m, 1 + m' × m। मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ± tan थीटा इज इक्वल टू m' - m डिवाइडेड बाय 1 + m' × m। तो मॉडुलस हमने हटा दिया, ये प्लस माइनस आ गया। अब इससे हम m' की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो स्लोप हमें नहीं पता है।
तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस टेन थीटा इंटू वन, तो ये प्लस माइनस टेन थीटा होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस एम डैश इंटू एम इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू एम डैश माइनस एम। अब जो एम डैश वाले टर्म्स है उनको एक तरफ ले जाइए और जिनमें एम डैश नहीं है उनको एक तरफ। तो ये m इधर आ जाएगा, m प्लस माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m डैश, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, m डैश इंटू m इंटू टेन थीटा। तो इन दोनों में से हम m डैश कॉमन ले लेंगे, तो वन माइनस प्लस m टेन थीटा, तो m प्लस माइनस टेन थीटा और ये पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, तो वन माइनस प्लस m टेन थीटा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्लस के साथ तो नीचे माइनस आएगा और माइनस के साथ नीचे प्लस आएगा, मतलब इसमें दो कॉम्बिनेशन है। तो ऊपर वाला लेंगे तो प्लस माइनस और नीचे वाला लेंगे तो माइनस प्लस, एम डैश की दो वैल्यूज है। अब देखिए इसका स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी हमें पता है कि वो ओरिजिन से पास करता है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश x माइनस x1। तो x को इधर ले आइए तो y अपॉन x इज इक्वल टू m डैश हो जाएगा, तो y अपॉन x इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस प्लस m टेन थीटा। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्टीन के बाद है क्वेश्चन नंबर 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द डायरेक्शन इन व्हिच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2। देखिए ये जैसे -1, 2 से एक लाइन पास करती है, इसकी डायरेक्शन पूछिए। डायरेक्शन का मतलब है कि इसका स्लोप बताना है। आपको सबसे पहली क्लास में स्ट्रेट लाइंस में बताया गया था कि डायरेक्शन स्लोप बताता है, तो अगर आपको स्लोप मिल गया तो डायरेक्शन भी मिल जाएगी, क्योंकि स्लोप टेन थीटा के इक्वल होता है और उससे हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लोप हमें बताना है सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका एक लाइन के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स दी हुई है। AP इज इक्वल टू 3 यूनिट्स दिया हुआ है। तो आपको एक नोट लिखवाया था, हाउ टू कंसिडर अ पॉइंट ऑन अ लाइन हुज इक्वेशन इज गिवन। आप देखिए ये जो पॉइंट है P, ये इस वाली लाइन के ऊपर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के ऊपर। तो इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है, तो अगर हमें ये P पॉइंट मिल जाएगा तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। लेट एट P पॉइंट के ऊपर हमने x को h कंसीडर कर लिया। ये जो P पॉइंट है इसमें x कोऑर्डिनेट h के इक्वल है। Therefore x plus y is equal to 4 implies, इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए, तो x plus y is equal to 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस h, तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h, 4 माइनस h। तो अब हमें सिर्फ h कैलकुलेट करना है। अगर h कैलकुलेट हो गया तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और फिर हम इसका स्लोप निकालेंगे, और स्लोप अगर पता लग गया तो हम इसके डायरेक्शन को बता पाएंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि A और P के बीच की जो डिस्टेंस है AP इज इक्वल टू 3 यूनिट्स दिया हुआ है। AP इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो A से P की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर।
तो ये h प्लस 1 स्क्वायर हो, इसमें से इसको माइनस कर, प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस h में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 माइनस h माइनस 2 का स्क्वायर, ये 3 के इक्वल हो जाए। अब इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये h प्लस 1 का स्क्वायर और ये 4 माइनस 2 2 माइनस h का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h इज इक्वल टू 9। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h स्क्वायर माइनस 2h 5 माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लीजिए तो h स्क्वायर माइनस 2h प्लस h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। h कॉमन निकालिए, h माइनस 2 प्लस 1 कॉमन निकालो, h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। h माइनस 2 इंटू h प्लस 1 इज इक्वल टू 0। h इज इक्वल टू 2 और h इज इक्वल टू 1। तो दो केस हो जाएंगे, एक में h 2 के इक्वल हो जाएगा और एक में h 1 के इक्वल हो जाएगा। तो पहले केस में जब h 2 होगा सर -1 के इक्वल होगा। तो पहले केस में जब h 2 के इक्वल होगा तो उसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कैलकुलेट करिए, स्लोप ऑफ AP, तो m की वैल्यू हो जाएगी, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो h तो 2 हो गया और ये 4 माइनस 2 ये भी 2 हो जाएगा, तो AP का स्लोप हो जाएगा, ये 2,2 हो गया, तो y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस 1, तो ये 0 के इक्वल हो। और स्लोप अगर 0 है तो उसका क्या मतलब हो गया, स्लोप अगर 0 है तो उसका मतलब हो गया कि लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये वाली जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। केस सेकंड देखिए, अगर h माइनस 1 के इक्वल होगा तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये -1 और 4 माइनस माइनस 1 5 होगी, तो फिर m की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1 यानी कि -1 प्लस 1, तो 3/0 यानी कि इंफिनिटी होगी। स्लोप अगर इंफिनिटी हो तो उसका मतलब है कि लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इसका मतलब है कि लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो या तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी या लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। दोनों ही केसेस में ये जिस पॉइंट पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को इंटरसेक्ट करेगी उसकी डिस्टेंस AP की 3 यूनिट्स आएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो मुझे सही नहीं लगता, तो आप देखिएगा कि उसको किस तरह से करना है। मैं आपको दोनों सॉल्यूशन बता दूंगा, बुक के हिसाब से भी और जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड एट द पॉइंट 1,3 एंड -4,1। तो देखिए एक राइट ट्रायंगल है और उसके दो पॉइंट दे रखे हैं, एक है 1,3, तो 1 2 3, ये वाला पॉइंट हो गया 1,3, तो ये हाइपोटेन्यूज का एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है -4,1, 1 2 3 4 और ये 1, एक पॉइंट हो गया ये -4,1।
ये हाइपनेस दिया हुआ है, इससे हमें राइट ट्रायंगल बनाना है। तो हम ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सपोज करिए ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और ऐसे भी एक राइट ट्रायंगल बन सकता है। इस पॉइंट को हमने सी डैश ले लिया, ठीक है। तो उसने पूछा है कि लेग्स की इक्वेशन बताइए। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये देखो ये 1 है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 1। इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x, ये y 3 है तो ये y इज इक्वल टू 3 होगी, और इस वाली लेग की इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पे x माइनस 4 है तो x इज इक्वल टू माइनस 4। तो आंसर दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ये एक पेयर हो गया, और दूसरा पेयर हो गया x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 3। ये दूसरा पेयर हो गया। ये इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये जो आंसर है ये प्रॉपर आंसर नहीं है। इसका प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए, जैसे अगर कोई एक लेंथ आपको दी हुई है, ये मान लो ए बी लेंथ है, यही वाली लेंथ है ए बी। मैं इस पे एक सर्कल बना सकता हूँ, ये मैंने इसके ऊपर एक सर्कल बना दिया, ए बी को डायमीटर लेके एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो मैंने ए बी को एक डायमीटर ले लिया और उस पे एक पूरा सर्कल बना दिया। अब आप देखिए कि इस पे कितने राइट ट्रायंगल बन सकते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो आप इस सर्कल के अंदर जितने भी ट्रायंगल बनाओगे वो सारे के सारे राइट ट्रायंगल्स होंगे। तो अगर आपको सिर्फ एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो उस पे आप इनफाइनाइट राइट ट्रायंगल्स बना सकते हो। तो इसका जो करेक्ट सोल्यूशन है वो ये होगा, ऑन अ गिवन हाइपोटेन्यूज, on a given hypotenuse an infinite number of right triangles can be made. Therefore no particular equation of sides can be found. तो अगर इसमें ये दिया हुआ होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब ये आंसर करेक्ट होता। तो इसमें कोई स्पेसिफिकेशन तो दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए इस पे तो कई सारे ट्रायंगल्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो हम किसकी इक्वेशन निकालेंगे? तो एक कुछ स्पेसिफिक ट्रायंगल्स हैं, तो इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए थी कि द लेग्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, तभी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके आइएगा और इसको भी समझ लीजिए कि एक गिवन हाइपनेस पे इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। तो आप ऐसे लिख के आइएगा और ये भी लिख देना नोट में एक, ठीक है। तो ये परफेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेवनटीन के बाद है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस 4, और दो लाइन और दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। वो इस लाइन के साथ कुछ एंगल बनाती है, सपोज करो θ1 एंगल बनाती है, और एक दूसरी लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3। ये भी इस लाइन के साथ कोई एंगल बनाती है, सपोज करिए कि θ2 एंगल बनाती है। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल है, the lines are equally inclined to the line। तो गिवन है θ1 is equal to θ2, ये क्वेश्चन में दे रखा है।
तो m की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, m बताना है कितना होगा। तो आप देखिए कि इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसका स्लोप 3 होगा, और y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1/2x प्लस 3/2 होगा, तो इसका स्लोप हो गया 1/2, और इसका स्लोप हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसका स्लोप m होगा। तो इन सबके स्लोप हमें पता है, तो इसमें हम लगा सकते हैं tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। tan θ1 इन दोनों के बीच का फॉर्मूला लगा दीजिए, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। फिर इन दोनों के बीच का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1, ये 1/2 हो गया, 1 प्लस m इंटू 1/2, तो हो जाएगा m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, और इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2m माइनस 1 और ये 2 प्लस m। अब जब मॉडुलस हटाते हैं, अगर मॉडुलस के अंदर की ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, तो इन दोनों क्वांटिटीज में आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, या तो ये दोनों इक्वल होंगे या ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होंगे। तो जब आप इसको मॉडुलस हटाओगे तो एक तरफ प्लस माइनस आ जाएगा, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। तो ये दो केस बन जाएंगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर मॉडुलस x मॉडुलस a के इक्वल होता है तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो इसके दो केस बना लीजिए, केस फर्स्ट m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, और केस सेकंड हो जाएगा m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा, इसको सॉल्व करके m की एक वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यूज आएंगी, और इसको सॉल्व करके आएंगे। सॉल्व करिए इसको, ये या इसको अपने आप सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लेना, कर लोगे इसको तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको अपने आप कर लीजिएगा, बस इक्वेशन सॉल्व करोगे और m की वैल्यू आ जाएगी। के बाद है क्वेश्चन नंबर 20। सर m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ रहा है केस में, तो सर उसे कैसे लिखूं? उसको नेग्लेक्ट कर दो, m स्क्वायर -1 नहीं हो सकता, तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो, उससे Okay, फिर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके सर, मतलब वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, in the sum of the perpendicular distances of a variable point। देखिए एक वेरिएबल पॉइंट दिया हुआ है p x, y, और दो लाइंस दी हुई। एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको m मार्क कर दिया, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको n मार्क कर दिया। गिवन है p से इस वाली लाइन की डिस्टेंस और p से इस वाली लाइन की डिस्टेंस का सम 10 यूनिट्स के इक्वल, और हमें प्रूव करना है कि p मस्ट मूव ऑन अ लाइन। टू प्रूव p
must move on a line। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो वेरिएबल पॉइंट है, ये एक वेरिएबल पॉइंट है, तो ये मूव करेगा, और ये मूव करेगा तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक लाइन के ऊपर मूव करना चाहिए। तो लाइन के ऊपर मूव कब करेगा? जब एक्स और वाई में एक लीनियर रिलेशनशिप बनेगा। तो इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई शुड हैव अ लीनियर रिलेशन। तो एक्स और वाई में एक 1 डिग्री का रिलेशन आना चाहिए। तो इसमें एक्स और वाई में अगर 1 डिग्री का रिलेशन होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसका मतलब है कि जो पी पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रेवल करेगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि पी एक लाइन के ऊपर लाई करेगा, उसके लिए एक्स और वाई में एक रिलेशन आना चाहिए, और वो रिलेशन लीनियर होना चाहिए। तो इसमें पीएम की वैल्यू डाली, इससे इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो। तो इस पॉइंट को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 5 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस। फिर इससे इसकी डिस्टेंस निकालो, 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो हो जाएगा प्लस माइनस, जब इस मॉडुलस को हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 10। तो देखिए इसमें कुल मिला के जो है 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक प्लस प्लस का, एक प्लस माइनस का, और एक माइनस प्लस, और एक माइनस माइनस। लेकिन किसी भी तरह से एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो, एक्स और वाई की डिग्री 1 ही रहेगी। तो देखिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, और यहाँ पे मैं अब इसका एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ। नाउ इक्वेशन नंबर 1 represents linear 4 different linear equations। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो 4 लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? therefore P must move on a line। तो क्योंकि एक्स और वाई का जो रिलेशन है वो लीनियर है, मतलब 1 डिग्री का रिलेशन है, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट है वो एक लाइन के ऊपर लाई करेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22 देखिए, a ray of light passing through the point 1, 2। एक रे है जो 1, 2 से पास करती है, रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। तो ये जो रे है, ये रे यहाँ से स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट से पास करती है। किस पॉइंट से पास करती है रिफ्लेक्ट होकर? 5,3 से पास करती है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए के हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने। तो इसमें थोड़ी सी फिजिक्स लगेगी, क्वेश्चन 10th या 9th क्लास की। रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाइए। इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन का केस होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल सर ऑफ आपकी ऑडियो रिफ्लेक्शन, क्रैक कर रही है। सभी को प्रॉब्लम है बेटा ऑडियो की?
यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, उसमें आइएगा। आवाज अब ठीक है? अभी भी सेम प्रॉब्लम है? Sir, Sir. कट के आ रही है। अभी भी प्रॉब्लम है बेटा आवाज में? Yes, sir, थोड़ी सी। यस सर अभी सर। बेटर है। ठीक है, आवाज करूँ स्टार्ट? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नॉर्मल के साथ बनता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के साथ बनता है। तो आप मुझे बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा? सर 90 इस वाले माइनस एंगल को थीटा। 90 माइनस थीटा। और इस वाले एंगल को बताइए पूरा, इस वाली लाइन से एक्स एक्सिस तक का जो एंगल है। Sir, 90. तो देखो ये 90 है, ये थीटा, ये पूरा एंगल कितना हो 90 गया? प्लस 90 थीटा। प्लस। तो अब एपी का स्लोप देखिए, एपी का स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप tan 90 प्लस थीटा। और अगर 2 पॉइंट फॉर्म से निकालोगे तो y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। उसी तरह से हम इसका स्लोप निकालेंगे, ए क्यू का स्लोप हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। और अगर 2 पॉइंट फॉर्म से निकालोगे तो 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस h। के इक्वल, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 माइनस h। ये इक्वेशन नंबर 2 हो। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। और h की वैल्यू मिल गई तो हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसकी cot थीटा की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 3 अपॉन 5 माइनस h, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस h की। तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस h इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस h। तो 5h इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, और h की वैल्यू हो जाएगी 13/5। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 13/5, 0। ये a के कोऑर्डिनेट्स हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। Prove that product of length of the perpendiculars drawn from the points। जैसे एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, सपोज करिए ये लाइन है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो जो इक्वल टू 1 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू 0। और दो पॉइंट्स दे रखे, एक पॉइंट है √a² माइनस b² कॉमा 0, और दूसरा पॉइंट है -√a² माइनस b² कॉमा 0। ये दो पॉइंट दे रखे। अब इन दोनों पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है। इसको मैंने लिखा P1, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, इसको मैंने लिखा P2।
और हमें प्रूव करना है कि इन परपेंडिकुलर्स का जो प्रोडक्ट है यानी कि P1 इंटू P2 वो B स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एक लाइन दी हुई है, ये जिसे दे रखी है और दो पॉइंट है। एक पॉइंट है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा, और दूसरा पॉइंट है अंडर रूट ए माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला P1 आ गया, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला P2 आ गया, और इन दोनों के प्रोडक्ट जो है उसको P1 इंटू P2 को B स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया P1 इंटू P2। अब इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, उसके लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू डाल दो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 b sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो sin थीटा अपॉन b, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। ये P1 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही इस वाले पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो, तो x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a, फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 0 अपॉन b sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट किया और डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब है x का कोफिशिएंट यानी कि cos थीटा बाई a उसका स्क्वायर, और b हो गया y का कोफिशिएंट sin थीटा अपॉन b तो उसका स्क्वायर, ऐसे ही। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये अंडर रूट ये अंडर रूट, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। देखो ये तो 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया दोनों, ये टर्म दोनों में सेम है -1, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a की वैल्यू तो -1 होगी, तो -1 का स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म है ये b हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। हमें सिंपलीफाई करना है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये तो न्यूमरेटर आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करिए तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब देखो ये a स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन ले लोगे, इन दोनों में से अगर a स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो गया a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये हो गया b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये a स्क्वायर से a स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, ये जो b स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, मॉडुलस b स्क्वायर, और b स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा, तो b स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि P1 इंटू P2 किसके इक्वल हो गया, b स्क्वायर के। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है,
इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो सारी टर्म कैंसिल हो गए, सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा हूं, आप अपने आप करिएगा कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, एक आदमी है वो दो लाइंस के जंक्शन पे खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे खड़ा हुआ है P पे। ये 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये दूसरे लाइन की इक्वेशन दे रखी है। wants to reach the path whose equation is, यहाँ पे एक पाथ दिया हुआ है और इसकी भी इक्वेशन दे रखी है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आगे जो है P, ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस वाले पाथ पे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना चाहता है, मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहता है। तो कैसे चले कि इस पाथ पे मिनिमम टाइम में पहुंच जाए? मिनिमम टाइम का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है, तो ये इसके परपेंडिकुलर चलेगा। ठीक है, तो इसका स्लोप से इसका स्लोप आ जाएगा, तो इसका स्लोप हो गया 6/7, इससे हम इसका स्लोप निकाल लेंगे तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो m1 की वैल्यू 6/7 तो m2 हो जाएगा -7/6, तो इसका स्लोप आ गया। पॉइंट कैसे निकलेगा? इन दोनों को सॉल्व करो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और ये स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेगा, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी इनको करिएगा, कोई और डाउट आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।